हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। सो यहाँ पर चल रहा है अपना सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पॉकेट समरी रिवीजन। सो डिमांड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का रिवीजन कंटिन्यू होगा। आप सभी बच्चा डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कर रहे हो। स्कोर कार्ड मुझे मिल रहा है। साक्षर ऐप से प्लीज ये डीपीपी जरूर सॉल्व करते रहिए सो दैट आपको पता लगे जो आपका रिवीजन हो रहा है, जो आपकी पढ़ाई हो रही है, ये इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं। पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, इन सब के लिए आप एनरोल कर सकते हो। डीपीपी आपको पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है, उसके लिए आपको कुछ भी पे करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो नोट्स हैं साक्षर ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ से आ जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी का ही मेथड सिर्फ अपन ने कंप्लीट किया था। इनकम अभी नहीं पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं पढ़ा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं पढ़ा। सिर्फ क्या पढ़ा था? मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें परसेंटेज चेंज मेथड पढ़ा, पॉइंट इलास्टिसिटी का डेरिवेटिव मेथड पढ़ा, पॉइंट इलास्टिसिटी का ग्राफ मेथड पढ़ा, आर्क इलास्टिसिटी पढ़ा, टोटल आउटले मेथड पढ़ा। ये सारे मेथड पढ़ के इनका फॉर्मूला हमने समझ लिया था। ये सब कुछ हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। चलिए आ जाइए, आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा अपना पॉइंट नंबर 26। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। डिमांड इलास्टिसिटी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप बोलो E इज इक्वल टू 0, what is the meaning of E is equal to 0? That means elasticity is what? Elasticity is 0। और elasticity 0 कब होगी? जब क्वांटिटी में कोई हलचल नहीं हो रहा होगा। अगर क्वांटिटी में कोई हलचल है, क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही है, दैट मीन क्वांटिटी इज फ्लेक्सिबल। एंड अगर क्वांटिटी फ्लेक्सिबल है तो क्वांटिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो क्वांटिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि मैम प्राइस में तो चेंज हुआ, प्राइस तो चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी अपनी जगह स्टेबल पड़ी है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसे बोलते हैं जीरो इलास्टिसिटी या परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। इस केस में ग्राफ कैसे बनता है? देखो, जो डिमांड है बेटा ये अपनी जगह क्या है? स्टेबल। चेंज क्या हो रहा है मैम? प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, बट डिमांड इज व्हाट? स्टेबल। इस वाली टर्मिनोलॉजी को, इस वाले ग्राफ को याद रखना बोलते हैं वर्टिकल ग्राफ या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर। E इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स E इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है मैम? डिमांड कुछ तो चेंज हो रही है, और डिमांड इतनी चेंज हो रही है कि वो प्राइस के सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। मतलब कि प्राइस इतना चेंज हुआ तो डिमांड भी उसके इक्वल ही चेंज हुई। समझ पा रहे हो? दोनों सर्कल इक्वल है, मतलब कि दोनों आपस में एक जितना बराबर एक प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। दैट मीन फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हाट? 1। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। इसमें ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर मैं फ्री हैंड ग्राफ बनाऊंगी बेटा तो इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ को याद रखना बोला जाता है 45 डिग्री एंगल लाइन, 45 स्ट्रेट एंगल लाइन या हाइपरबोला। किसी भी नाम को एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, सारे नाम याद रखना। नेक्स्ट है अपना E ग्रेटर देन 1, यानी कि मैम इलास्टिसिटी कैसी है? ज्यादा है। ज्यादा है दैट मीन्स डिमांड में चेंज कैसा हो रहा है? ज्यादा। प्राइस में चेंज कितना हुआ? बहुत कम। प्राइस की तुलना में डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर देन 1, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज व्हाट? मोर देन 1। इसको बोलते हैं इलास्टिक या मोर इलास्टिक। और इसमें जो कर्व होता है बेटा अपना कैसा होता है? फ्लैटर। कैसा होता है? फ्लैटर। याद रखना कर्व कैसा होता है बेटा? फ्लैटर। आइए नेक्स्ट। याद रखो एग्जाम में ऐसे भी कर्व बना के दे सकता है, ऐसे भी, दोनों ही क्या है? फ्लैटर है। लेकिन ये क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है। ये कैसा है अपना? नॉन लीनियर है, फ्री हैंड कर्व है। अगर अपना E लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमांड में चेंज कम है बट प्राइस में चेंज कैसा हो रहा है बेटा? ज्यादा हो रहा है। तो डिमांड में चेंज कम है, देन फ्लेक्सिबिलिटी इज कम, देन इलास्टिसिटी इज व्हाट? कम। तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। यहाँ पे कर्व कैसा होता है? स्टीपर।
नेक्स्ट ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि डिमांड में चेंज बहुत हो रहा है और प्राइस अपनी जगह क्या पड़ा है, रिजिड। डिमांड मैम चेंज हो रही है बट प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था ई इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पे क्या होता था मैम, प्राइस में तो चेंज होता था लेकिन डिमांड वहां पर क्या पड़ी होती थी, एकदम से स्टेबल। तो जब हमारा इनफाइनाइट की बात आएगी तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक या फिर इनफाइनाइट इलास्टिक। यहाँ पे जो कर्व होगा ये बनता है अपना डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर में आपको बताना है कब बेटा मोर इलास्टिक होता होगा, यानी कि डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी कम या ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर कब डिमांड चेंज होने के चांसेस कम हैं। पहली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। आप पे किसी प्रोडक्ट का बेटा सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा, बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा, तो आप मुझे बताइए उस प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी कि नहीं। यस मैम, अब टी और कॉफी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट। टी महंगा होगा, सडनली डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी की, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, हाईली इलास्टिसिटी मैम। लेकिन जिसका गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है या बहुत फ्यू सब्स्टिट्यूट है, वहां पर तो चाहे प्राइस में कुछ भी हो जाए आपको वो गुड्स खरीदना ही पड़ेगा, उसकी डिमांड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। सपोज करो मेरी महीने की इनकम आ रही है बेटा, मान लो 5 लाख रुपया, मेरी महीने की इनकम आ रही है 5 लाख रुपया। इस 5 लाख रुपए में से ये फिक्स है कि जो मेरा 10,000 रुपए का खर्चा है, 10,000 रुपए का खर्चा है, ये मेरा किस पे होता है बेटा, खाने पीने पे होता है। सपोज करो 5,000 का खर्चा ऐसा है जो मेरा जरूरत के होने पर होगा वरना नहीं होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ ऐसा खर्चा मतलब कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स हैविंग हायर प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब कि जो 10,000 रुपए थे, जो खाने पीने का खर्चा था, जो मेरे बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर प्राइस बढ़ जाएगा बेटा तो मैं 10,000 रुपए खाने पीने में खर्च करूंगी क्या, नो मैम। फिर आप कम खर्चा करोगे खाने पीने में। फिर क्या मैं कपड़ों में बहुत ज्यादा खर्चा करूंगी, नो मैम, आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करोगे। यानी कि प्राइस बढ़ने पे जो खर्चा मैं बहुत ज्यादा कर रही थी वो मैं कम करूंगी, लेकिन जो खर्चा मेरा छोटा मोटा है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, बटन हो गया, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है, लेकिन एक ऐसा खर्चा है जो कि करना भी जरूरी है, क्योंकि सॉल्ट, बटन, कुछ ऐसी चीजें जो चाहिए, लेकिन ये मेरी इनकम का बहुत लोअर हिस्सा ही दिखाती है। तो यहाँ पर अगर महंगाई बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो मेरी डिमांड पे फर्क नहीं आएगा। नेचर ऑफ द नीड दैट अ कॉमोडिटी सेटिस्फाई। अब सपोज करो कुछ ऐसे गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, या फिर ऐसे गुड्स हैं जो कि बहुत महंगे गुड्स हैं। क्या प्राइस के बढ़ने पर, मैं महंगाई के बढ़ने पर उन गुड्स को खरीदूंगी? नो, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन वो सस्ते हो जाएंगे तो मैं उन्हें ज्यादा खरीदूंगी। दैट मीन्स यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे गुड्स जो कि नेसेसरीज हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए, कितना भी सस्ता हो जाए, उसकी डिमांड स्टेबल रहेगी, दैट मीन्स लेस इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस होंगे वहां पर इलास्टिसिटी कैसी होगी, ज्यादा। जैसे कि मिल्क का यूज बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट में होता है। अगर मिल्क महंगा होगा तो मैं जरूरत के प्रोडक्ट बनाऊंगी, दैट मीन्स डिमांड कम कर दूंगी। तो इलास्टिसिटी क्या है मैम, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस गुड्स का पर्टिकुलर यूज है, पर्टिकुलर गुड्स है, जैसे कि चाय पत्ती का पर्टिकुलर यूज है, टी बनना है, तो वो स्पेसिफिक यूज है, कितना भी महंगा हो जाए वो हमें चाहिए, वहां पे डिमांड में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो डिमांड विल बी व्हाट, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, जो गुड्स मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि ये जो गुड्स है, मुझे कोई कार खरीदनी है, लेकिन ये कार मुझे आज नहीं खरीदनी, मैं आने वाले 3 साल में इस कार को खरीद लूंगी, तो इन गुड्स में डिमांड में इलास्टिसिटी कैसी होगी मैम, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लॉन्ग टाइम है, मैं आज डिमांड नहीं करूंगी, मैं 3 साल में कभी भी डिमांड कर सकती हूँ। तो आज तो मैंने डिमांड कम कर दी, लेकिन हो सकता है गुड्स सस्ते हैं तो मैं आज ही खरीद लूंगी,
तो बेसिकली डिमांड का कम ज़्यादा होना कब काम आता है, जब टाइम पीरियड एक लंबा हो। लेकिन छोटा टाइम पीरियड है, मुझे आज ही डिमांड करनी है, तो प्राइस कुछ भी हो मैं आज ही खरीदूंगी, तो क्या होगा, लेस इलास्टिक। इमीडिएट यूज वर्सेस लेटर यूज, सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला कि कोई गुड्स मुझे आज ही यूज करना है तो मैं खरीदूंगी ही, तो ये लेस इलास्टिक होगा। लेकिन जिसको मैं डेफर कर सकती हूँ, दैट मीन्स आज के दिन में उसकी डिमांड कम या ज्यादा कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मोर इलास्टिक होगा। कंज्यूमर हैबिट, जहां पे गुड्स की हैबिट पड़ चुकी है कंज्यूमर को, एल्कोहलिक लिकर की अगर हैबिट पड़ जाएगी तो कितना भी महंगा हो जाए आप उसे खरीदोगे ही खरीदोगे, लेस इलास्टिक। लेकिन जिस गुड्स का आपको हैबिट नहीं है वहां पे आप क्या करोगे, अभी नहीं खरीदोगे, प्राइस महंगा लग रहा है आप नहीं खरीदोगे, दैट मीन्स डिमांड कम हो रही है। प्राइस कम हो रहा है आप खरीदोगे, दैट मीन्स डिमांड ज्यादा हो रही है, इसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक। टाइड डिमांड, ऐसे गुड जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, एक दूसरे से क्या है बेटा, जॉइंट है। तो जहां पर आप एक गुड्स खरीदोगे तो दूसरा भी बेटा खरीदोगे, जैसे कि पेन एंड इंक। अगर सपोज करो आपने पेन खरीदा तो इंक कितनी भी महंगी हो जाए बेटा आपको खरीदनी ही पड़ेगी, यहाँ पे डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। लेकिन ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से टाइड नहीं है तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, मन करेगा डिमांड करोगे, मन नहीं करेगा डिमांड नहीं करोगे, डिपेंड्स ऑन दी फैक्टर। प्राइस लेवल, यानी कि जो गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा चीप हैं, उनके अंदर लेस इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि जो बहुत महंगे हैं और जो बहुत सस्ते हैं उनकी डिमांड फिक्स है। लेकिन जो मीडियम रेंज के होते हैं वो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड होते हैं, कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, तो वहाँ पे डिमांड में कम ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कम होती है। तो ये सारे केसेस याद रखना, इन केसेस के ऊपर MCQ बहुत आराम से पूछा जा सकता है, इवन पास्ट ईयर में पूछा गया है, आप DPP करोगे वहां पे आपको मिलेगा। इनके ऊपर खूब सारे MCQ बनते हैं, तो अच्छे से याद रखना कि इमीडिएट वर्सेस लेटर में कब मोर इलास्टिक होता है, कब लेस इलास्टिक होता है, कंज्यूमर की हैबिट में क्या सीन रहता है, टाइट डिमांड में कब इलास्टिक होता है, कब लेस इलास्टिक होता है, प्राइस लेवल में कब ऐसा होता है, कौन से टाइम पीरियड में कैसा होता है, ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।